हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। इंडियन फैमिलीज़ की हैप्पीनेस एंड हार्मनी को जिसने इम्पैक्ट कर रखा है, सालों साल बहुत समय से इम्पैक्ट कर रखा है, वो है इनहेरिटेंस। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, फिर भी इसके ऊपर कोई फैमिली में खुल के बातचीत नहीं होती। सीनियर जनरेशन, जूनियर जनरेशन, जो छोटी जनरेशन है, उसको सिर्फ ये कह देती है हमारे बात देख लेना। जबकि इस टॉपिक के अराउंड इतनी इनसिक्योरिटी और इतनी इग्नोरेंस है कि इस पे क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और वही एम मेरे इस वीडियो का है। इस वीडियो में मैं आपको दो आयरनीज के बारे में बताऊंगा जो इस इनहेरिटेंस के अराउंड हैं। एंड एक आयरनी सीनियर जनरेशन के लिए है और एक नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन के लिए है। एंड कैसे इन आयरनीज को हम ठीक कर सकते हैं, इनसिक्योरिटीज को एड्रेस कर सकते हैं, इग्नोरेंस को दूर करके, वो इस वीडियो में बताऊंगा। सो टूवर्ड्स दी एंड आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। एंड जो दोनों जनरेशन्स हैं, एल्डर एंड यंगर, एल्डर जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन माइंड के साथ, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ इस वीडियो को देखिएगा। एंड इसको अपना क्रिटिसिज्म मत समझिएगा, बल्कि आपका एक डायरेक्शन की करेक्शन के रूप में इस वीडियो को लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी फैमिलीज में डिस्कस नहीं होता। जो एल्डर जनरेशन है इसके ऊपर यंगर जनरेशन के संग बात नहीं करती, उनको इन्वॉल्व नहीं करती इसकी प्लानिंग में, और इसकी एग्जीक्यूशन फिर बहुत झमेले वाली, डिस्प्यूटेड और झगड़े वाली हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं एंड लीगल बैटल्स फिर सालों साल चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस हम करेंगे इस वीडियो में। अब इसकी दो आयरनीज के बारे में बताता हूँ। आयरनीज ऑफ इनहेरिटेंस। आयरनी नंबर 1 जो अप्लाई करती है नेक्स्ट जनरेशन पे, यंगर जनरेशन पे, जिसको एसेट्स या प्रॉपर्टी मिलेगी, ये उस पर अप्लाई करती है। तो इसकी आयरनी ये है कि एक ग्रैंडफादर है जो 90 इयर्स के हैं, उन्होंने अपने बेटे को इनहेरिटेंस दी। जब वो एक्सपायर हुए तब उनका बेटा 68-69 इयर्स का होगा। एंड अब वो उस एसेट पे बैठा हुआ है, और उसका मानना ये है कि अब जब वो भी 90-95 का हो जाएगा तब वो ये चीज़ आगे लेके जाएगा, क्योंकि जीते जी तो वो अपने बच्चों को यही कहता है हमारे बात तुम देख लेना। अब जो उसका बेटा है, यानी कि जो ग्रैंडसन है, जो आज की डेट में कहीं दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, किराए के घर में रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, वो 40-50 हज़ार की जॉब कर रहा है, उसकी वाइफ भी जॉब कर रही है। एंड उसको भी जब वो 65-66 साल का हो जाएगा, उसको तब उसके फादर इनहेरिटेंस के रूप में जो भी देना है वो देखे जाएंगे। तो दिस इज द आयरनी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट एसेट्स जो उस फैमिली के पास हैं वो लगभग 8 से 10 करोड़ के हैं, बावजूद इसके नन ऑफ द जनरेशन इज एबल टू एक्सपीरियंस एंजॉय दैट एसेट्स। कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जो उस वेल्थ को भोग सके। ऐसी वेल्थ का क्या फायदा जो फैमिली को एक साथ ना रख सके, फैमिली को यूनाइटेड ना रख सके, फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग जगह डिवाइडेड करके उनको स्कैटर फॉर्म में रखे। ऐसे एसेट्स होने का क्या फायदा। तो ये आयरनी तो है आगे वाली जो यंगर जनरेशन है उसके लिए। और जो जनरेशन एल्डर जनरेशन है, अब उसकी आयरनी बताता हूँ। ये आयरनी नंबर 2 है, और ये उस जनरेशन के लिए एक बिगर चैलेंज है। क्या? अब जब वो 60 साल के, 65 साल के हो चुके हैं, तो आज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इतनी हाई है कि वो 90-95 साल तक आराम से जिएंगे। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि 90-95 साल से पहले उन्हें कुछ नहीं होगा। उनका इलाज होता रहेगा, उनको गोलियां मिलती रहेंगी, उनका ट्रीटमेंट होता रहेगा, पर वो रहेंगे यहीं पे, वो कहीं जाने नहीं वाले। तो 90-95 साल तक उनको रहना है। आज वो 60 साल के हैं, तो ये जो टाइम है ना 35 साल का, इस 35 साल पे वो आउट ऑफ एनी एक्टिव वर्क है, कोई एक्टिव इनकम नहीं है उनके पास, और कुछ भी इनकम ना होने के बाद दे हैव टू सर्वाइव दीज 35 ईयर्स, जिस टाइम पे वो कंप्लीटली खाली है। तो अब जब वो कंप्लीटली खाली हैं, दिस इज द बिगर चैलेंज।
बिगर चैलेंज ये है कि भाई इतना लंबा जीना अफोर्ड कैसे करोगे, इतना जो लंबा ओल्ड एज है ये 35 साल की, इसको फाइनेंस कैसे करोगे, इसमें अपना गुजारा कैसे चलाओगे, ये बिगर चैलेंज है। जल्दी एक्सपायर हो जाना बिगर चैलेंज नहीं है, क्योंकि जल्दी एक्सपायर होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस हो चुकी हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि जल्दी तो आप नहीं जाने वाले। सो यू हैव टू मैनेज कि आप अगले 35 साल कैसे गुजारने वाले हो, और ये रिस्क हर सीनियर सिटीजन पे है जो इस एज को अप्रोच कर रहा है। सो जानते हुए कि ये रिस्क है और आप इस रिस्क की तरफ बढ़ रहे हो, देन ऑल्सो इफ यू चूज टू रिमेन इग्नोरेंट, ठीक है, इफ यू चूज टू नॉट अपडेट योर सेल्फ, नॉट प्रोएक्टिवली थिंक अबाउट इट, तो इट इज योर फॉल्ट। इस खतरे को देखते हुए यू कैन नॉट डिनाई दिस रिस्क, ये आएगा ही आएगा, और आपको ये पता है ये आएगा। देन ऑल्सो प्रोएक्टिवली आप इस चीज पे कोई काम नहीं कर रहे, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। जो स्टार्टिंग के 35 साल थे ना, जो 25 से 60 साल के, वो तो गुजर गए। आपने जॉब कर ली, आपने डेली रूटीन फॉलो करा, बच्चों को बड़ा करा, बच्चों की पढ़ाइयाँ कराई, उनकी शादियाँ कराई, एंड आपने अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी फुलफिल करी। तब आप ऑक्यूपाइड थे, पर अब आप ऑक्यूपाइड नहीं रहोगे। तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट दिस इज अ बिगर चैलेंज कि हाउ विल यू सर्वाइव दीज 35 ईयर्स विदाउट एनी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। सो जस्ट ये एक्सपेक्ट करते रहना कि भाई आई विल डिपेंड ऑन माई नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज रॉन्ग। नॉट ट्राइंग या नॉट इवन thinking wants to be independent or be of some value to the next generation, this is totally unjustified। तो एक ये रिस्क है, ये एक आयरनी है। साथ ही साथ क्या है, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज क्या है, जैसे जैसे यू अप्रोच ओल्ड एज, 55 के आप होते हो, 60 के आप होते हो, तो जिस टाइम आप एक्टिव हो, हेल्दी हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम वर्किंग है, एकदम ठीक ठाक है, उस टाइम में यू शुड प्लान योर इनहेरिटेंस या सिट टुगेदर विद योर फैमिली टू डिस्कस दिस। अब जैसे जैसे आप ओल्ड हो रहे हो, अब इंसान एक डेली रूटीन से फ्री हो जाता है, उसकी लाइफ में एक टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ सा आ जाता है, एंड उसके पास टाइम होता है, एंड दिस इज व्हेन ही स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन हिज अर्लियर लाइफ। पहले की लाइफ में जो इवेंट्स हुए, जो उसने मिस्टेक्स करी, उसकी लर्निंग्स क्या है, वो उसको अब समझ में आने लगती हैं। अब उसको कई ऐसे एहसास होते हैं जब उसको वो तब नहीं हुए जब वो यंग था, जब उसकी लाइफ की एक पेस थी जो फास्ट थी। अब जब लाइफ की पेस स्लो डाउन हो चुकी है, उसके पास टाइम है ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करने का, रिफ्लेक्ट करने का, इन सब चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने का। अब वो चाहता है एक ऐसी लाइफ मिले जो सिंपलर हो, ईजियर हो, मेंटली कम बर्डन वाली हो, एंड फिजिकली कम एग्जॉस्टिंग हो। वो ऐसी टाइप की लाइफ चाहता है। उसको ये बात समझ में अब आ जाती है कि कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत कम की ही ज़रूरत है, बहुत कम ही हमारी ज़रूरतें हैं कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए। जो ज़रूरतें हमने अभी तक इन्फ्लेट कर रखी थी ना, या बढ़ा रखी थी, वो हमारी एक्चुअल ज़रूरतें नहीं थी। दीज वर जस्ट टू कम्पीट। ये एक अलग टाइप की राइवलरी थी, या दूसरे की को शो ऑफ करने की, अपने आप को हाईलाइट करने की, या दूसरे को नीचा दिखाने की, जिसकी वजह से हमने इतनी सब चीज़ें अपनी बढ़ा रखी थी। पर जैसे जैसे जब ये एज को इंसान अप्रोच करता है, उसको ये सब रियलाइजेशन खुद आने लगती है, एंड इसके संग संग उसको अपने अगले 35 साल भी नजर आते हैं, जिसका सर्वाइव, जिसको मैनेज करना एक बिगर चैलेंज है इस रियलिटी के साथ। तो क्या है, अब ये कुछ इनसिक्योरिटीज और मिसकंसेप्शंस हैं जो एक सीनियर सिटीजन को या एक एल्डर जनरेशन को होती है, और जो उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। पहला मिसकंसेप्शन, पहली इनसिक्योरिटी उनकी ये है, जो वो गलत सोचते हैं कि हाउस या एसेट्स आर देयर रियल सिक्योरिटी। उनकी रियल सिक्योरिटी ये उनका घर नहीं है, ये बड़ा घर नहीं है। आज की डेट में ये बड़ा घर चाहे छोटा हो जाए, बड़ी गाड़ी चाहे छोटी हो जाए, पर घर में हेल्प करने वाला स्टाफ होए, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होए, कुक करने के लिए एक मेड होए जो कुक कर दे हमारे खाने को, तो ये सब चीज़ें अब उनको चाहिए टू मेक देयर लाइफ फिजिकली लेस बर्डनसम ऑन देम। तो फिजिकली उन पे स्ट्रेन कम पड़े, ये इन सब चीज़ों से होगा। एक छोटा 3 BHK फ्लैट भी अगर अब उनके पास होगा ना, तो दैट मोर देन मीट देयर रिक्वायरमेंट, वो उनकी रिक्वायरमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा पूरा करता है। वो फिर भी उस 3 BHK फ्लैट को पूरी तरह कंज्यूम लाइफ में भी नहीं कर पाएंगे।
एक कमरा वो अपने लिए रखेंगे, एक उनकी जो बेटी है वो जब जब आए तब तब आए, या कोई मेहमान आए उसके लिए आए, फिर भी एक कमरा खाली है अगर कोई अनमैरिड बच्चा है जो साथ में रह रहा है उसके लिए। अब धीरे धीरे अनमैरिड बच्चा भी सेटल होगा, और जो बेटी है या मेहमान है वो पूरे साल तो आके बसेंगे नहीं, तो अभी भी वो चीज़ ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए पूरी है। तो ये जब रियलाइज होता है ना कि गाड़ी भले ही छोटी हो, बड़ी ना हो, पावरफुल ना हो, पर एक ड्राइवर के साथ हो जाए तो लाइफ इजी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये सब चीज़ें उनको समझ में आने लगती हैं कि रियल सिक्योरिटी एक बड़ा घर नहीं है। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल डिपेंड अपॉन द कैश फ्लो एवरी मंथ। हर महीने जितना कैश फ्लो आएगा उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपनी आगे की लाइफ जी पाओगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आप ज़्यादा मदद कर सकोगे और उसके लिए एक बफर क्रिएट करके रख सकोगे। तो नेक्स्ट जनरेशन भी नेक्स्ट जनरेशन भी कंफर्टेबल फील करेगी, अपनी अनसर्टनिटीज इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस, उसकी भी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएंगी। सो कैश फ्लो का क्रिएट होना ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना कि किस एसेट के अंदर आप जो रह रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तीसरा, यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट बी लेजी, एक्ट टू रीस्ट्रक्चर योर एसेट, मे बी वंस और ट्वाइस ऑल्सो। जो एसेट्स आपके पास पड़े हैं उनका अपडेट होना बहुत जरूरी है टू क्रिएट मोर कैश फ्लोज। एसेट्स को एक बार घुमाना जरूरी है, एक ही टाइप से एसेट्स रखे रहो तो टिल द एज यू रीच 95 ईयर्स यू विल रन आउट ऑफ द मनी। आप इनहेरिटेंस के रूप में जो देके जाओगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, वो टोटली पुरानी ऑब्सोलीट चीज हो चुकी होगी। तो रीस्ट्रक्चर एसेट्स का करना बहुत ज़रूरी है। एंड 60 से 70 ईयर्स की एज तो फिर भी कट जाती है, क्योंकि आपको रिलीफ मिलता है आपकी डेली रूटीन से, आपके बॉस से, बच्चों की किट से, रोज के कम्यूटिंग से आपको रिलीफ मिलता है। 60 से 70 साल का टाइम कट जाता है जितनी भी आपके पास सेविंग्स होती हैं और इस खुशी में जो आपको अभी अभी मिली होती है। पर 70 से 95 साल की वो एज है जब यू विल रन आउट ऑफ योर मनी, अगर आपने अपने कैश फ्लोज बढ़ाने के बारे में नहीं कुछ सोचा तो। यही वो कैश फ्लोज हैं जिसको आपको क्रिएट करना है टू फाइनेंस योर ओल्ड स्टेज, टू क्रिएट क्लीन इनहेरिटेंस फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी इनहेरिटेंस जिसको नेक्स्ट जनरेशन भी लुक फॉरवर्ड करे। फिर आपको इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ एसेट्स, ऐसे एसेट जो आप नेक्स्ट जनरेशन को दे के जा पाओ, जो क्लीन हो, क्लियरली मार्क्ड आउट हो, बिल्कुल भी जॉइंट ओनरशिप वाला हैसल ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, और आपके जाने के बाद जब ये एसेट्स ट्रांसफर होए किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट, कोई कलेश ये अराइज ही ना करें और फैमिली की हैप्पीनेस, हार्मनी और पीस मेंटेन रहे। फोर्थ जो मिसकंसेप्शन है वो ये है, इनहेरिटेंस is not to be escaped but it is a responsibility that needs to be fulfilled। जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इनहेरिटेंस से बचना नहीं है, एस्केप नहीं लेना, पर एक जिम्मेदारी की तरह उसको निभाना है। एज अ पेरेंट यू शुड मेक श्योर दैट योर इनहेरिटेंस काउंट, आपकी इनहेरिटेंस काउंट करे, ऐसे आपको स्टेप्स लेने हैं। यू शुड रिमेंबर कि आपको भी सब चीज आपने खुद नहीं कमाई, आपने खुद नहीं खरीदी, आपको भी वो चीजें आपकी पुरानी जनरेशन से मिली हैं, और जब पुरानी जनरेशन से आपको मिली है तो यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड हैव सम ग्रेटिट्यूड। सो आपको भी नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो चीज़ नहीं करनी। जब आपको वो चीज़ आपके पेरेंट्स जिनकी लाइफ कम थी, क्योंकि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में एक ठीक टाइम पे ले गए जब आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको इस टेंशन से नहीं गुजरना पड़ा कि अब आपको घर खरीदना है या आपको ईएमआई देनी है या आपको घर के रेंट देने हैं। आपको एक कंफर्टेबल टाइम पे वो चीज़ हाथ में मिल गई और आपने वहाँ से फिर आगे चलना स्टार्ट करा, आपने दूसरे एसेट्स बनाए अपने लिए है। तो एक जो सिंगल बिगेस्ट एसेट होता है जो घर, वो सॉर्ट आउट हो गया। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपको ये सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन मस्ट लुक फॉरवर्ड टू योर इनहेरिटेंस। उनको कंफ्यूजन में ही नहीं रखना लाइफ टाइम, दे शुड ऑल्सो हैव कंप्लीट क्लैरिटी। जो फिफ्थ मिसकंसेप्शन है ये है कि ओनली यू आर इनसिक्योर, पर सच तो ये है द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो इनसिक्योर। तो आपको एड्रेस ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी करनी है, पर आपको एड्रेस नेक्स्ट जनरेशन की भी इनसिक्योरिटी करनी है। तो अपनी सिक्योरिटी की लिए सेल्फिश मत हो जाओ, अगली जनरेशन जो यंगर जनरेशन है उसकी भी इनसिक्योरिटी को आप ही को एड्रेस करना है।
क्योंकि इतने अनसर्टन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक सिनेरियो हो चुके हैं, रियलिटीज इतनी अनसर्टन हो चुकी हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कंप्लीटली कंफ्यूजन है अपनी ही खुद की लाइफ में। जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो एक दूसरे शहर में रह रही है, किराए के मकान में रह रही है, जिसकी शादी हो चुकी है, और तो उसको इस टाइप की अनसर्टेनिटीज दिक्कत दे रही हैं, उसको उसकी ये चिंताएं हैं। तो उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी अगर उसको आप मिल जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन को क्लैरिटी उसके फ्यूचर के लिए हो जाएगी। एक क्लीन इनहेरिटेंस अगर आप उसमें आप दोगे तो कोई भी टाइप का डिस्प्यूट या कोई भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। और थर्ड, जो जिस फॉर्म में आप इनहेरिटेंस दोगे वो इतनी मतलब ईजी होनी चाहिए कि इट इज़ ईजी टू कीप, easy to hold and easy to liquidate as and when they require, एंड फेयर एस्टिमेट हो जाए कि भाई जो इनहेरिटेंस या जो भी मुझे मिलेगा वो उसकी लगभग कितनी वैल्यू होगी, इसका रफ आइडिया ही हो जाए, ताकि फ्यूचर में जो उसको डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ की ऑब्लिगेशंस के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी मे बी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उस स्ट्रेसफुल जॉब को छोड़ने के लिए जिसकी वजह से वो बर्नआउट झेल रहा है, और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, तो वो ये सब प्लानिंग टाइम से कर सके, उसको इतनी क्लैरिटी होए। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है, या सीनियर सिटीजन व्हाट दे नीड टू डू इज दैट, कि जो एसिड्स है ना जो वो लेके बैठे हैं, जिसके ऊपर वो बैठे हैं, और ये स्कैटर्ड हैं सब जगहों पे, और ये कब लिए गए, किस पर्पस के लिए गए, ये किसी को नहीं पता, और एसिड्स है भी क्या क्या ये भी सबको नहीं पता। तो प्लीज इन एसिड्स को मोनेटाइज करिए, इनको रीस्ट्रक्चर करो टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, टू क्रिएट द सिक्योरिटी फॉर बोथ द जनरेशन, फॉर द एल्डर जनरेशन एंड फॉर द यंगर जनरेशन, दोनों को। तो ये इनसिक्योरिटी जब ठीक हो जाएगी, इग्नोरेंस चली जाएगी और आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, सो यू विल ट्रीट इनहेरिटेंस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट एज अ बर्डन जिससे आप बचना चाहते हो। सो अपनी इग्नोरेंस हटाओ, उससे इनसिक्योरिटी हटेगी और आपकी इनहेरिटेंस ठीक से प्लान आउट हो सकेगी। अपने एसेट्स के साथ आप क्या डिसीजन लेते हो, दिस विल डिसाइड वेदर योर ओल्ड एज विल बी टेंस्ड या रिलैक्स्ड। अगर आपके डिसीजंस गलत हुए, आपने चेंजेस टाइम से नहीं लेना पसंद करा, और आप ब्लाइंडली सिर्फ डिपेंड करते रहे अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, बिना ट्राई करे कि यार मैं भी अपने इन चीज़ों को कुछ बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सकता हूँ, अब कुछ अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, ना सिर्फ अपने लिए पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो काम नहीं चलेगा। कंप्लीटली आप इग्नोर करते रहे, रिजेक्ट करते रहे प्रपोजल्स, प्लान जो भी नेक्स्ट जनरेशन ला रही है, आप उनको उसको सुने नहीं, पर ऑन द सेम टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे आगे के टाइम पे तुम मदद कर देना। तो आप ये समझ के चलो कि ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद जो आपको ये समझना है, जो सीनियर जनरेशन है, कि व्हाट इज योर रियल नीड, आपकी एक्चुअली में रियल नीड क्या है। रियल नीड दो टाइप की है, इमोशनल नीड एंड फिजिकल नीड। इमोशनल नीड या असिस्टेंस आपको मकान से नहीं मिलेगी, मकान के साइज से नहीं मिलेगी, पर आपको मिलेगी कैश फ्लो से। तो ये गलत समझना बंद करो कि मकान आपकी रियल सिक्योरिटी है और आपको इज्जत या ड्यू रिस्पेक्ट उस मकान से मिलेगी। उस मकान की दीवारें, दरवाजे, बाथरूम, बेडरूम, they will not take you to the doctor, they will not hold your hand when you fall down या when आपका बैलेंस जब बिगड़ता है। it is the hired staff या your children जो ये काम करेंगे। तो इसको रियल सिक्योरिटी समझो। your relationship with your children is your real security। तो ये वो रियल इमोशनल सिक्योरिटी, और ये तभी आएगी जब बच्चों के संग आपके रिश्ते अच्छे होंगे, कॉर्डियल होंगे, उनके संग आपकी हार्मनी, हैप्पीनेस, अफेक्शन, अटैचमेंट पूरा इंटैक्ट होगा। दूसरी टाइप की नीड्स है फिजिकल नीड, और ये फिजिकल नीड होती है जो आपकी बॉडी पे कम फिजिकली बर्डन डालें, वो उस टाइप की सर्विसेज, जैसे सर्विसेज ऑफ अ ड्राइवर, ऑफ अ कुक, ऑफ अ फुल डे अटेंडेंट, ऑफ अ मेडिकल स्टाफ, ऑफ अ मसाज सर्विस। मसाज भी टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज में इन सब सर्विसेज के साथ। तो फिजिकली ये आपको एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है, आपको वर्किंग कंडीशन में रखता है। तो ये सब सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ ही साथ आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी डिप्लीट होगी। तो यू वो डू नॉट वांट टू लिव अ लाइफ विद मोर हैसल्स। तो ये वो स्टाफ है जो आपको रिक्वायर्ड फिजिकल रिलीफ प्रोवाइड करता है। सो एंड ऑफ द स्टोरी में मॉरल क्या निकला? मॉरल ये निकला कि पेरेंट्स सीक सिक्योरिटी फ्रॉम चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन सीक सिक्योरिटी फ्रॉम पेरेंट्स।
क्योंकि दोनों ही इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर को लेकर। और ये चीज क्रिएट की जा सकती है थ्रू इनहेरिटेंस व्हेन यू रीस्ट्रक्चर योर एसेट्स। तो एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करो ताकि यू आर एबल टू क्रिएट सिक्योरिटी फॉर बोथ द जनरेशन, फॉर सीनियर एज वेल एज फॉर द यंगर जनरेशन। और ये क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्या क्या ऊपर जनरेशन को सिक्योरिटी है, क्या क्या यंग जनरेशन को सिक्योरिटी है, ये मैं बता चुका हूँ। तो मोस्ट पेरेंट्स ये फॉलो करते हैं कि हमारे बात देख लेना, एंड एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चिल्ड्रन या बच्चे हमारे को सिक्योर रखें, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान दें। दिस इज कंप्लीटली नॉट जस्टिफाइड। चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड आर ऑल्सो इनसिक्योर ड्यू टू हैसल्स एंड अनसर्टेनिटी जो आज की डेट में है। सो म्यूचुअल डिमांड जो ये है ये सिक्योरिटी की, ये सॉर्ट आउट हो सकती है अगर दोनों जनरेशंस संग बैठकर दे म्यूचुअली कम टुगेदर, सिट, टॉक एंड डिस्कस how to finance their future, how to finance the old age of the parents, how to create better cash flows, how to plan a clean and harmonious inheritance। तो ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, ये एस्टैब्लिश करना कि भाई इनहेरिटेंस को अब इग्नोर करना बंद करो। एज फार एज इंडियन पेरेंट्स आर कंसर्न, प्लीज इस चीज की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। ये चीज ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये ज्यादा बड़ा टास्क है कि अपनी अगली 35 साल की लाइफ को आप कैसे गुजारोगे उसका इंतजाम करना। जब आपको रिस्क का पता है, बावजूद इसके आप इस चीज के लिए एक्ट ना करो, इस चीज के लिए सोचो ना, तो ये आपकी फॉल्ट एक तरीके से होगी। सो एल्डर जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने अगर क्लियर इंटेंशन, एक ओपन हार्ट, एक बड़े दिल से और प्रैग्मेटिक होकर देखा हो तो प्लीज आप भी शेयर करना अपना फीडबैक। एंड यंगर जनरेशन जो इस वीडियो को देख रही है, प्लीज वो भी इस वीडियो का फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। किस किस ने ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है अपनी फैमिली में, कौन ये चीज अपनी फैमिली में आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ताकि मुझको ये समझ में आए कि ये भी चीजें रेलेवेंट है, इससे जनरेशन्स परेशान है, यंगर जनरेशन जूझ रही है, एंड सीनियर जनरेशन भी उसको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर करे बैठी है अब तक। तो अगर एल्डर जनरेशन को क्लैरिटी मिली एंड जो यंगर जनरेशन है वो इस सेम चीज से रिलेट करती है, तो प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। एंड कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस दैट वुड बी अबाउट हाउ टू रिस्ट्रक्चर दैट एसेट, और एसेट की रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या फायदा, किस ढंग से किस जनरेशन को मिल सकता है, किस जनरेशन की कौन सी इनसिक्योरिटीज कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, उसके लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।